कहना है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रख। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ईमानदारी से लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको आज जो है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको जो है एक्सरसाइज 1 से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे जो पहला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये आपका क्लास 10th का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और समीकरण के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विज्ञान के बारे में जानते हैं। ठीक है, कहता है हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस भौतिक जगत में, इस पूरे जो संसार ये आप देख रहे हैं, इस संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी घटना को, जो हमारे इस संसार में, इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान चाहिए। ये नहीं कि जहां तहां से ज्ञान चाहिए, क्रमबद्ध सीरीज यानी कि सीरियल ढंग से ज्ञान चाहिए, उसी को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। कहता है कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से, मनुष्य के अवलोकन और ऑब्जर्वेशन, अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के द्वारा जो भी अवलोकन किया जाता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो और उसको क्या एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों से जो प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान, क्रम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। समझ गए? तो विज्ञान की आप डेफिनेशन समझ गए कि हमारी इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। कहता है साइंस यानी विज्ञान जो है मेनली रूप से कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बांटा जाता है। साइंस आर डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, 2 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। पहला आपका है नेचुरल साइंस और दूसरा आपका है फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। और फिजिकल साइंस मतलब होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो साइंस को, विज्ञान को 2 ही भागों में बांटा जाता है, एक नेचुरल, एक फिजिकल। एक नेचुरल और एक फिजिकल, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। नेचुरल विज्ञान, यहां पे देखिएगा, नेचुरल साइंस आर डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। प्राकृतिक विज्ञान भी 2 भागों में बटा हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपको बांट दिया गया है बोटनी और दूसरा आपको बांट दिया गया है जूलॉजी। जो प्राकृतिक में जो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक में जो है आपका एक बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, है ना? वनस्पति, जिसमें जो है वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु यानी प्राणी का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका फिजिकल। क्या है आपका?
फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस को भी दो भागों में ही बांटा गया है। फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में ही बांटा गया है। पहला आपका है फिजिक्स और दूसरा आपका है केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब होता है भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है साइंस का डिवीजन है। साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन? पहला नेचुरल, दूसरा फिजिकल। नेचुरल साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन? बोटनी और जूलॉजी। प्राकृतिक में क्या मिलता है आपको? वनस्पति और जीव जंतु। प्राकृतिक में आपको क्या मिलेगा? वनस्पति और जीव जंतु। फिजिकल साइंस भौतिक में आपको मिलेगा फिजिक्स और क्या? केमिस्ट्री, मतलब भौतिक शास्त्र, और क्या मिलेगा? रसायन शास्त्र। इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस का पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का डिफिनीशन देखते हैं। कहता है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन एवं उनकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से देखते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन और उनकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसमें जो है किसी भी चीज को जब परिवर्तन करेंगे, उसके गुण को, उनके संगठन को, संरचना को, इन सारी चीजों में उसके परिवर्तन और क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। कहता है केमिस्ट्री, जो हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया से बना दिया क्या? केमिस्ट्री। क्या बना दिया? केमिस्ट्री। तो कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मिस्र से हुई है। कहां से हुई है? मिस्र से हुई है। और मिस्र के किस नाम से हुई है? मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र देश का ही प्राचीन नाम था क्या? कीमिया। क्या नाम था? कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को ही कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं? एक और क्वेश्चन, पिरामिड का देश किसे कहते हैं? मिस्र को ही कहते हैं। दो को देखो जिक्के याद करवा दिए, है ना। नील नदी की देन मिस्र को, और पिरामिड का देश मिस्र को ही कहते हो। वही मिस्र है, मिस्र देश है जिसका नाम था पहले कीमिया, उसी से लिया गया है क्या? केमिस्ट्री। क्या लिया गया है? केमिस्ट्री। और नील नदी बोलते हैं, तो नील नदी क्या है पता है? विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। उसी नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं, और पिरामिड का देश भी मिस्र को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किनको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अभी केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, इसके डिफिनीशन को ये जानते हैं। कहता है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है,
तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला, चाहे अपने से भिन्न गुण वाला बनाए या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक या अधिक प्रकार का भी बना सकता है, उसी को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन एक भी क्या है? रिएक्शन ही तो है, एक अभिक्रिया ही तो होती है। हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होकर के वो किस रूप में फिर बाहर निकलता है? मल के रूप में बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे उसमें जो है एंजाइम, जो भी है एंजाइम हो गया, फिर हमारे अंदर बाइल हो गया, वो सारे चीज उसमें अभिक्रिया करके और फिर उसको अलग रूप में अपघटित कर देता है ना। इस प्रकार से श्वसन, हम लोग श्वास लेते हैं ना, वो भी एक तो रिएक्शन ही होता है ना, एक अभिक्रिया ही तो होती है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तब जाकर उससे फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर ऊर्जा उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर शरीर से हम बाहर निकलते, इसमें तो अभिक्रिया ही तो होती है। वो भले हमको दिख नहीं रहा शरीर के अंदर, लेकिन पूरा अभिक्रिया तो हो रहा है ना। बिना अभिक्रिया के थोड़ी ही सारे चीज बन रहा है कि तुम ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, अंदर कोई बैठल है देने के लिए। एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हमारे शरीर के अंदर अभिक्रियाएं होती है और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इस प्रकार से लोहे पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगता है। लोहा को अब देखते हैं कुछ दिनों तक अगर छोड़ देंगे, बारिश के मौसम में ज्यादा जंग लगता है, उसमें नमी वगैरह, नमी लग करके और उस पर एक क्या हो जाती है? भूरी परत जम जाती है। भूरी क्या हो जाती है? परत जम जाती है, जिसको हम कहते हैं जंग। जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो वो भी तो एक अभिक्रिया ही है ना। बताइएगा, जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जंग लगने पर लोहे की जो वजन है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उस परत पर जंग आकर क्या हो गया है? लग गया है। तो जंग लगा हुआ है, तो जब उसको आप तौलिएगा तो उसका वजन कुछ ना कुछ क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। हम जंग छोड़ा कर नहीं बोले हैं, हम बोले कि अगर जंग लगने पर किसी भी लोहे का लौह युक्त लौह पदार्थ का वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो वजन क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन याद हो गया। जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का, भिन्न गुण वाले चाहे एक बनाए चाहे अधिक नए पदार्थों का, एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो वही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अभिकारक, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक क्या होता है? और एक होता है उत्पाद, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या है और प्रोडक्ट क्या है, वो चीजों को हम देखते हैं। कहता है ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जो भाग लेता है, अभिक्रिया होने में जो भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है, उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। कोई भी चीज बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं ना। प्रोडक्ट तैयार हो गया जी, तो हाँ, तो जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो कहता है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो कुछ रिएक्शन दिए हैं, उसमें हम केवल अभी आपको यह समझाएंगे कि वो अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको सिखाएंगे संतुलित कैसे किया जाता है। उन सारी चीजों को हम आगे सीखेंगे। अभी केवल आपको दो चीज सीखना है, अभिकारक किसको कहेंगे, उत्पाद किसको कहेंगे। तो अभिकारक में कहा कि वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो उसके द्वारा बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं क्या? उत्पाद कहते हैं। तो ये H2 लिखा गया है, मतलब ये क्या है? हाइड्रोजन। अब प्लस में Cl2 लिखा गया, मतलब ये क्या है? क्लोरीन। ये सारे H2 Cl2 ये जो लगता है,
इसको हम इसलिए 2 लगाते हैं क्योंकि ये द्विपरमाण्विक तत्व है। कैसे तत्व है? द्विपरमाण्विक तत्व है, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये द्विपरमाण्विक तत्व है, जब भी आएगा ये 2 परमाणु के साथ आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन आप बोलते हैं तो एक इसका एक ही परमाणु संख्या होता है, और एक ही परमाणु संख्या अकेले जो है ये अस्थायी होता है, अस्थायित्व नहीं हो पाता है, इसलिए इसके साथ में 2 आता है और 2 को मिलकर के इस प्रकार से ये क्या करता है, अपने आप को अस्थायी बनाता है। ये चीज आगे हम पढ़ेंगे, बॉन्ड के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन कैसा तत्व है? द्विपरमाण्विक तत्व है। कैसा तत्व है? द्विपरमाण्विक तत्व है। देखिएगा, कभी हम कॉपर में Cu केवल लिखते हैं, क्या Cu2 लिखते हैं? नहीं। तो इसमें लिखा जाता है आपको H2, इसमें लिखा जाता है Cl2, ऑक्सीजन लिखते हैं तो लिखते हैं O2, नाइट्रोजन लिखते हैं तो लिखते हैं N2। मतलब ये सब जो जितने भी तत्व आपको बता रहे हैं, ये सब द्विपरमाण्विक तत्व है, जिसमें 2 लगा रहेगा। ये द्विपरमाण्विक तत्व होता है, अकेले उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो H2 प्लस Cl2 ये बनाता है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बनाता है HCl, जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रबल अम्ल होता है। क्या कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है ना। बहुत ही हार्ड एसिड होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बनाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहिएगा ई2 क्या लिखल है? ये बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु था, क्लोरीन का 2 परमाणु था, बनाया ये HCl, तो HCl हाइड्रोजन 2 था तो 2 लिखे, क्लोरीन भी 2 था तो इसके पहले 2 लग गया तो दोनों 2 हो गया, बैलेंस हो गया, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ का ना तो नाश होता है, ना पदार्थ का द्रव्यमान कर तो नाश होता है, ना ही निर्माण होता है। वो जैसे रहता है वैसे ही क्या हो जाता है, बदल जाता है, दूसरे रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है इसी को हम कहेंगे अभिकारक, यानी इधर वाली जो चीज आप देख रहे हैं ना इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? और इधर वाली जो चीज आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे प्रतिफल। क्या कहेंगे? इसको रिएक्टेंट कहेंगे और इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रही है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्टेंट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपका क्या प्रोडक्ट हुआ। देखिए एक या एक से कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ हो गया ना, गैस हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग हो गया। तो एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी प्रकार से यहां दिया गया है Mg मतलब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, यहां O2 होगा, नहीं लिखा रहा है, O2 यहां पर होगा, ठीक है, O2 होगा, छोड़िए लिखा नहीं रहा है, नीचे में चला गया है, O2 होगा, ठीक है। Mg प्लस O2 ये बनाएगा आपका MgO बना देगा। क्या बना देगा? MgO। ये जो बैलेंस किया हुआ है तो Mg 2 ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 लगा देंगे तो Mg हो जाएगा। ये हम बैलेंस करने के लिए आपको बताएंगे, 2 मेथड आपको बताएंगे, एक अलजेब्रिक मेथड बताएंगे और एक आपका जो है हिट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे। मतलब एक होता है अनुमान विधि और एक होता है बीजगणितीय विधि। तो आपको दोनों मेथड हम समझाएंगे, कैसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करना है, कैसे आपको अलजेब्रिक मेथड का उपयोग करना है, बहुत ही आसानी से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। आपको जो है एग्जाम में आता है हमेशा ये 2 नंबर का संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो आप अभिकारक और प्रतिफल समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक पॉइंट कहता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बता सकते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट का होता है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग जो होता है वो बैगनी होता है। बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके आप अगर नींबू डालते हैं, थोड़ा करके आप अगर इसमें नींबू का रस निचोड़ते हैं तो विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है? गायब होने लगता है।
इस चीज को याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में नींबू का रस यदि थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे उसमें, तो बैगनी रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब हो जाता है। अगला पॉइंट कहता आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र क्या होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, इस विलयन में यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, नारंगी से हरा हो जाता है। किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये नारंगी रंग किसमें परिवर्तित हो जाता है, हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सारी इक्विपमेंट हमारे पास तो है नहीं कि हम आपको प्रवाहित करके बताएं। अगर लाना भी चाहे तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आप बहुत ज़्यादा समय इसमें जो है जाएगा, है ना। तो आपको बस याद कर लेना है, ये प्रयोग किया गया है और प्रयोग करके आपको ये पॉइंट बताया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। आइए परिभाषित करते हैं। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत जैसे एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है ना। फिर कहता है संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्र जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होता है, ये सूत्र हो गया। कॉपर अलग, कॉपर एक संकेत हुआ, कॉपर क्या हुआ, संकेत। लेकिन जब मिल गया कॉपर सल्फेट, ये सूत्र हो गया, है ना। तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये देखिए संकेत है, ये सारे क्या है, संकेत है। और यहां से बना क्या, एक सूत्र बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ते हैं या हाइड्रोक्लोरिक, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो ये जो आपका है संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो हम अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं, यही अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये जो आप लिखे H2+Cl2 और ये ऐसे करके रिएक्शन दे करके आप लिखे HCl, यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण को इसी रूप में हम लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है वो रूल भी हम सिखाएंगे। ठीक है, बाईं ओर दाईं ओर के रूप में बीच में तीर का निशान लगाते हैं, 2 से अधिक रहेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, वो सारी चीज आपको बताएंगे, हम अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। सूत्रों और संकेतों की मदद से जो हम व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट। अगला है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आइए आ गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, तो पहला नंबर पॉइंट कहता है अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के, अब अभिकारक क्या है अभी हम आपको बताए थे। कहा है जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रियंका, सॉरी पूजा, जाओ बाहर से घूम के आओ, तो जाओ बाहर निकलिए, जाइए। पूजा क्या कर रहे हैं हम, सानिया दोनों मिलकर जाओ तो बाहर, चलो निकलो बाहर, क्लास से बाहर जाइए, पहले जाइए दोनों जाओ बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। क्या कह रहे हैं, तो क्या चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं दोनों। चलिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, क्या नियम है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर अभिक्रिया के अभिकारकों को, तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के अभिकारकों को, जो भी अभिकारक होते हैं, उनको संकेत और अनुसूत्र के पदों में, संकेत और सूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो जितने भी अभिकारक होंगे वो बाईं ओर आपको मिलेंगे, दाईं ओर। तो बाईं ओर जो भी रहेगा उसको आप क्या कहिएगा? रिएक्टेंट। अभिकारक क्या कहेंगे? रिएक्टेंट यानी अभिकारक आप कहेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है, पहला तो हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन का मतलब होता है प्लस। धन का मतलब क्या होता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। किसके बीच में? अभिकारकों के सूत्रों के बीच में। अगर दो अभिकारक है, एक से अधिक अभिकारक है, जैसे हमने यहां पर दिया था, देखिए एक से अधिक अभिकारक है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, माइनस का नहीं, गुना का नहीं, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, प्रोडक्ट, जब अभिक्रिया हो गया, प्रतिफल, प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रोडक्ट को कहां लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। और एक से अधिक यदि प्रतिफल होंगे, एक से अधिक यदि प्रोडक्ट होंगे, तो उन प्रोडक्टों के बीच में धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह भी लगाया जाता है, दाईं ओर भी। तो कहता है प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। यदि कब? जब एक से अधिक हो, तब 2 रहेगा, 3 रहेगा, तब हम प्लस का चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब अभिकारक में भी करेंगे और प्रतिफल में भी प्लस का चिन्ह करेंगे। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल लिखने के बाद, जब अभिकारक बन गया, प्रतिफल बन गया, तो दिखना चाहिए ना कि रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है। तो एक तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान ये बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हुई है। आपको अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, ठीक है। तो कहता अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अभिकारकों को और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है, मतलब किस तरफ से किस तरफ हो रही है। जैसे मान लीजिए आप तीर का निशान ऐसे लगाए, मतलब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। आप तीर का निशान ऐसे लगा दिए, मतलब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। ठीक है, इधर वाला अभिकारक हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो जिधर ये तीर का निशान जाएगा, जिधर तीर चलेगा, है ना, जिधर ये तीर चलेगा उधर ही क्या होगा, प्रतिफल होगा, है ना। आज वैलेंटाइन डे है ना, और ब्लैक डे भी है, तो बहुत सारा वैलेंटाइन डे मना रहा होगा। तो वो चलाएगा नैनों से तीर। क्या चलाएगा, चलाओ ना नैनों से बान रे, और क्या, जान ले लो ना जान रे। इसीलिए चलिए, इसलिए यह तीर ये बताता है, तीर ये बताता है कि किधर से किधर रिएक्शन हो रहा है ना। तो जिधर तीर चलेगा मतलब रिएक्शन उधरे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आगे बढ़े। तो ये आप देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण एक होगा संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। कुछ समीकरण ऐसी होती है जो कि खुद संतुलित होती है। कुछ रासायनिक समीकरण ऐसा होता है कि जिसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ रासायनिक समीकरण ऐसी होती है जो कि असंतुलित होगी, उनको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का, एक संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक। फिर से देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसमें प्रत्येक तत्व, एक एक तत्व के परमाणु की संख्या हम समान करेंगे, उसे ही हम कहेंगे रासायनिक, संतुलित रासायनिक। कोई नजर लगा दिया। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके ये जो बनाएगा वो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। अब HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो वहां पर क्या दो हम दिखाएंगे? बोलते हैं तो क्या हम 2HCl बोलेंगे? नहीं, वो लिखने के क्रम में आपको लिखा जाता है कि हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, 2 परमाणुओं के साथ आता है, क्लोरीन द्विपरमाणुक है, 2 परमाणु के साथ आता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाया। इसके पहले हम 2 लगा दिए, हाइड्रोजन भी 2 था, क्लोरीन का भी 2 परमाणु हो गया ना। देखिए हाइड्रोजन का ये नीचे जो है वो परमाणु बताता है, हाइड्रोजन नीचे जो लिखा था वो परमाणु बताता है, यहां पर अणु बताता है। हाइड्रोजन का एक अणु है, और हाइड्रोजन के परमाणु की बात करें तो 1 गुना 2 परमाणु है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन का 2 परमाणु है, 1 अणु है, और पूरे परमाणु की बात करें तो 2 × 1 कितना? 2 परमाणु है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु। अब पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितने अणु है? तो 2 अणु है, ये अणु बताता है। ये यहाँ पर पीछे जो लिखा था ना वो अणु को प्रदर्शित करता है, नीचे वाला परमाणु को प्रदर्शित करता है। और जब हम परमाणु को बताते हैं तो इसको गुना कर देते हैं, अणु गुना परमाणु, परमाणु बताता है। अणु इंटू परमाणु किसको बताता है? परमाणु को बताता है। तो ये जब मल्टीप्लाई, परमाणु जब बताइएगा तो मल्टीप्लाई करके बताइएगा, और जब अणु बताइएगा तो केवल जो प्रदर्शित रहेगा उसके पहले, तत्व के पहले या सूत्र के पहले जो लिखा रहता है वो अणु को बताता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है? 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, है ना जी। आगे बढ़िए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है वो बनाता है जल, H2O। H2O में देखिए आप, हम केवल लिख दिए H2O, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, और जल का जो है यहाँ पर एक ही अणु है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो इसके पहले आप क्या लगाइएगा तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर जो है ना बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाइएगा तो हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गो, इसके पहले भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 गो हो गया। इसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और जो जिस विधि से हम बैलेंस किए इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, तुक्का विधि। तुक्का लगाए सही हो गया ठीक, नहीं तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि अनुमान नाम ही है हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको एक बार में सही नहीं भी हो सकता है। चलिए, तो ये आपका हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं क्या होती है? समान नहीं होती है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे बढ़ते हैं, कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसा हम क्यों करते हैं? आखिर हम बराबर क्यों करते हैं? बराबर करने का कुछ, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। बराबर करने के पीछे रीजन ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये रीजन है। अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? आइए, कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, मास का, द्रव्यमान यानी मास का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है।
द्रव्यमान का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जिस प्रकार से ऊर्जा का हम जो ऊर्जा खपत करते हैं, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। वो नाश और निर्माण नहीं होता, बस रूपांतरित होता है। हम बोलते हैं तो माइक से जो है वो आवाज ध्वनि के रूप में चला जाता है, ध्वनि के रूप में जाता है, या फिर बोलने से और भी चीज काम होता है। आप देखते हैं ताली बजाने से नल चलता है, ताली बजाने से नल चलता है, ताली बजाने से पंखा चलता है, बोलने से जो है पंखा चलने लगता है ना। तो ये ऊर्जा एक रूप से किस रूप में जा रहा है? दूसरे रूप में जा रहा है। जैसे एक एलेक्सा निकला है ना, एलेक्सा पावर ऑन, एलेक्सा पावर ऑफ, एलेक्सा फैन ऑन, तो वो फैन ऑन कर देता है, समझ गए। एलेक्सा गेट लॉक, तो गेट लॉक कर देता है। गजब है, आदमी इतना नहीं सुनता जितना मशीन सुन रहा है आज, है ना। तो वही है कि एनर्जी का, तो यहां पर एनर्जी नहीं, यहां पर द्रव्यमान है, मास है। मास का न तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? विनाश होता है। इसीलिए एक रूप से दूसरे रूप में जब रूपांतरित हो रहा है तो मास को हम लोग, द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। और ये जो आपका नियम कहता है, इस नियम को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, कहता रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात यानी कि बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और द्रव्यमान संरक्षण के इसी नियम के कारण हम लोग जो है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान का मास का निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आपको समान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो आप बताइएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। ना निर्माण होता है, ना विनाश होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद तत्वों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। आगे चलिए। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण आखिर हम लिखते हैं संकेतों और सूत्रों की मदद से, उससे हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आखिर रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं तो उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इन चीजों को जानना है। देखिए, तो कहता है किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, उन चीजों को हम लोग जानते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है कि बताइए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या है। आइए देखते हैं। पहला नंबर कहता है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र, चाहे तत्व होगा तो संकेत के रूप में और अगर यौगिक होगा तो सूत्र के रूप में, संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। जो अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के, जो भी उसमें अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं, उसके संकेत और सूत्र की क्या देता है? जानकारी। उसके सिंबल और सूत्र यानी फॉर्मूला की क्या देता है? जानकारी। जैसे आप लिखते हैं कॉपर, आयरन, तो क्या आयरन लिखते हैं? आयरन लिखते हैं? नहीं। लोहा है तो उसको Fe लिखते हैं, कॉपर है तो Cu लिखते हैं, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 लिखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र की और किसके? संकेत की आपको जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? तो पहला आपका जो है वो सही कह रहा है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा नंबर कहता है यह बताता है कि
अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यह बताता है कि अभिक्रिया में, यानी अभिकारक को देख करके पता यह चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और प्रोडक्ट को देखकर यह पता चलता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। अभिकारक को देखकर यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, और प्रोडक्ट को देखकर यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बने हैं, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। यह आपका दूसरा पॉइंट कहता है। यह रासायनिक अभिक्रिया से हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तीसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं, कहता है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। तीसरा पॉइंट है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की क्या देता है, जानकारी देता है कि जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभी परमाणु की संख्या बताए ना, परमाणुओं की संख्या कितनी है ये हमको जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं, कहता यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की भी जानकारी देता है। जब अभिकारक की जानकारी देगा तो प्रतिफल के भी जो प्रोडक्ट होंगे उनके भी परमाणु एवं अणुओं की संख्या की जानकारी देगा। अपेक्षिक संख्या जितनी उसकी संख्या होगी उसकी जानकारी देगा ना, तो अभिकारक की भी जानकारी देता है और प्रतिफल की भी जानकारी देता है। पांचवा कहता है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोल, अब मोल क्या है वो हम अब अगला स्लाइड में आएगा, मोलों के अनुपात की जानकारी देता है कि कितना मोल अभिकारक का है, कितना मोल प्रतिफल का है। ठीक है, तो अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की भी जानकारी देता है। 1 मोल है, 2 मोल है, कितना मोल जो है अभिकारक में, कितना मोल आपका प्रतिफल में है। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट कहता है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात बताता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का भी क्या बताता है, अनुपात को बताता है। और सातवां कहता है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों के, अगर गैसीय अभिकारक है मतलब जो गैसीय रूप में है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, गैसीय, अगर गैसीय आपके अभिकारक हैं और प्रतिफल हैं कि अपेक्षिक आयतन की भी क्या देती है, जानकारी देती है। तो ये आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन रासायनिक समीकरण से हमें क्या करती है, मिलती है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे चलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग इतना अच्छे प्रकार से जो है आप लोग याद कीजिए और मन लगा करके आप पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।